everyone, I hope you all are doing well. तो हम यहाँ पे आपको पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर के बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिटरेरी थ्योरी से बनते हैं और डिकंस्ट्रक्शन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही बाकी की भी कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे हम वीडियोस में करेंगे। सो मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। माय प्रोफेसर नोट लिंक आपका कई बार काम नहीं करता है, एरर आ जाता है, तो आप ये सर्च कर लेना माय प्रोफेसर नोट यूजीसी नेट इंग्लिश, ठीक है। आपको चैनल आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। डिकंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके डिकंस्ट्रक्शन में बने हैं और बनते हैं, जो इसके मेन प्रोपाउंडर है जैक्स डेरिडा और पॉल देमन भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है, उनके जितने भी टर्म्स हैं, उनके जो भी वर्क्स हैं, उनको हमने मेंशन किया है। और इसके अलावा जो भी डिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में बाकी की थ्योरी थी, आपके जो थ्योरीज थे, उनको भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है टू हैव एन टू हैव एन होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल पे हम चीजों को समझेंगे ताकि आपका जल्दी एग्जाम आ रहा है तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहली स्टेटमेंट है, इट सीक टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सेंटर्ड डिस्कोर्स। फिक्स्ड मीनिंग, सेंटर्ड डिस्कोर्स, कि किसी चीज का होता है ना कि सेंट्रल आइडिया क्या है, और डिकंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि किसी भी चीज का कोई सेंट्रल आइडिया नहीं होता है। एवरीथिंग हैज मल्टीपल मीनिंग्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जो आपकी टेक्स्ट है वो किससे फॉर्म हुई है? वो फॉर्म हुई है लैंग्वेज से, और जो आपकी लैंग्वेज है वो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग रिलाय करता है दूसरे वर्ड के ऊपर, और वो क्या होता है, आगे से आगे उसमें रेफरेंस गेम आपका चला रहता है। मैं आपसे पूछता हूं कि एप्पल क्या है, आप मुझे बताते हो कि एप्पल फ्रूट है। मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रूट क्या है, आप मेरे को बताते हो कि फ्रूट इज समथिंग व्हिच हैज विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। तो वो एप्पल से वो बात कहाँ पे पहुंच गई? आगे से आगे आपका रेफरेंस चला रहता है। इन्होंने एक टर्म भी दी यहाँ पे, जैक्स दरिदा ने एक टर्म भी दी आपकी, जो थी डिफरेंस। डिफरेंस की एक टर्म थी, ये दो चीजों से बनी है। एक तो डिफर, के फर्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वन, और दूसरा है आपका डेफरल। डेफरल कि क्या होता है, इसमें आगे से आगे चीजें ड्रैग होती रहती हैं। जो आपका मीनिंग है वर्ड का, दैट इज बीइंग डिलेड द अपकमिंग वर्ड, ठीक है। वो आगे ही चला रहता है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको कभी मिलता ही नहीं है। जब ये ऐसी लैंग्वेज से आपकी टेक्स्ट लिखी गई है तो उसका सेंट्रल आइडिया कैसे हो सकता है, उसका सेंट्रल डिस्कोर्स कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे ये यहाँ पे बात करता है। सेकंड आपकी स्टेटमेंट है कि इट एडवोकेट सब्जेक्टिव और फ्री इंटरप्रिटेशन। ये बहुत सी जनरलाइज सी टर्म है, आपका एग्जैक्ट चीज नहीं बता रही कि डिकंस्ट्रक्शन क्या है। सो दैट समथिंग दैट द फर्स्ट वन हैज एक्सप्लेन इन अ रियली वेल मैनर। और दूसरा एम्फेसाइज करती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म जैसी चीजें देखती हैं कि वो हिस्टोरी के एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, सोशल एस्पेक्ट को देख के एक टेक्स्ट को समझने की कोशिश करती है, ठीक है। ये एक मेथड है ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस के मेथड बहुत सारे हैं, पर डिकंस्ट्रक्शन के बारे में क्या एक चीज है जो इसे अलग बनाती है, दैट इज दी इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सेंट्रल डिस्कोर्स, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, ठीक है। अब डिकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ यहाँ पे चीजें आपको पढ़ने के लिए लाया हूं मैं। ये काफी डिटेल्ड वे में मैंने इन क्वेश्चंस आंसर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जैक्स दरिदा का ये एक आपका टर्म है, और इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग टेक्स्ट एंड कल्चरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ द अंडरलाइनिंग assumptions अबाउट लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड ट्रूथ, ठीक है। काफी सब्जेक्टिव से आपके लाइक काफी डिटेल्ड आपके ये आंसर्स हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, पर मेन आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं कि क्या है डिकंस्ट्रक्शन, राइट। सो बट एक कोट हम इनका यहाँ पे देखेंगे कि दरिदा डिक्लेयर्स इन हिज बुक मार्जिन ऑफ फिलोसफी, डिकंस्ट्रक्शन डज नॉट कंसिस्ट इन पासिंग फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर। जैसे मैंने बोला कि ड्रैग होता रहता है, डिकंस्ट्रक्शन डज नॉट कंसिस्ट इन पासिंग फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर, बट इन ओवरटर्निंग एंड डिस्प्लेसिंग अ conceptual order। जिस तरीके से उस चीज को समझा जा रहा है ना, उसी चीज को ये ओवरटर्न कर देता है, उसी चीज को बदल देता है, वो है डिकंस्ट्रक्शन। एक नए वे में आप चीज को देखते हो, ठीक है। ये कन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरिदा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपकमिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्पीच एंड फिनोमेना एक वर्क है 1967 में, ये लिखा गया। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में। राइटिंग एंड डिफरेंस डिफरेंस इन 1967।
मार्जिन ऑफ फिलोसफी जहां से हमने अभी कोट लिया था 1972 में। अब इन्फ्लुएंशियल वर्क क्यों होते हैं? हम बोलते हैं ना कि इसे इन्फ्लुएंशियल वर्क कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने कुछ एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है? दैट मच कैलिबर दीज वर्क हैज, उसमें उतनी इंटेलेक्चुअल चीजें मेंशन की गई हैं। फिर हॉन्टोलॉजी की टर्म इन्होंने कॉइन करी इन हिज वर्क कॉल्ड द स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, जो कि 1993 में आई। तो ये भी आपको एक चीज याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव चीजें और यहीं से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर है आर के राइटिंग। आर के राइटिंग भी इनका एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। आर के का मतलब है ओरिजिन, ठीक है? अब ये इन्होंने जो टर्म पॉइंट की, ये बोलते हैं कि स्पीच से पहले और एक्चुअल राइटिंग से पहले ना, देयर वाज समथिंग, देयर वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच इज नोन एज आर के राइटिंग। जब चीजें ओरली बताई जाती थी और बाद में उन्हें हम इन राइटिंग में हम चीजों को बताने लगे। सबसे पहले तो आपका जो ओरल लिटरेचर था, रिटन तो बाद में आया, पर उससे पहले एक आर के राइटिंग होती थी, ठीक है? इनका ये मानना है। फिर है आपका इनका एक टर्म डिफरेंस। डिफरेंस जो हमने अभी हमने डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंस एंड द डिफरल, ठीक है? और ये चीजें ज्यादातर जो आई हैं ये सॉस्योर से आई हैं, ठीक है? क्योंकि सॉस्योर ने ही लैंग्वेज का जो एक बेस रखा था, वहां से आपका स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर स्ट्रक्चरलिज्म में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही हम डीकंस्ट्रक्शन की इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, ठीक है? थोड़ी दशा हुई इसको समझने में, चलो, but at the end I'm able to just convey things in a most appropriate way to you guys. So और एक और चीज कि माय प्रोफेसर नोट आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। आपके पास ये दो चीजें हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ। इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट जो कोर्सेज है वो आपको माय प्रोफेसर नोट प्रोवाइड करता है यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए। आपको दो चीजें चाहिए, इसके अलावा बस दो चीजें चाहिए जो आपके अंदर है। एक तो है आपका डिसिप्लिन, ठीक है? दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका इसी बार में आपका नेट जेआरएफ होने वाला है, अगर आप ये दो चीजों के साथ मेरे मेंटरशिप को और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हो। यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। इस 110%, सर ये 100% हेल्प करेगा, ये आपकी 110% हेल्प करेगा। आपको बस डिसिप्लिन रहना है, पढ़ने का मन नहीं करता, आपको पढ़ना होगा और आपको कंसिस्टेंटली वो रूटीन को फॉलो करना होगा। यू विल क्रैक दिस नेट जेआरएफ। इतना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फेलियर और सक्सेस के बीच यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। कि एक बंदा कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, सोर्सेज आपके लिए कभी भी एक ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि सर मैं इसकी वजह से पीछे रह गया। नो, इट्स नेवर गोना हैपन। आपके पास 100% कंटेंट होगा, पूरी आपके पास गाइडेंस होगी, पूरा रोड मैप होगा कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। इतना कर सकते हो, इतना तो करना होगा। सो जस्ट गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप मी ऑन 9625101499 to get access to the exam oriented study material and the mentorship program. Deconstructionist critiques argue that texts are never free from। किस एक चीज से आपके जो टेक्स्ट है वो कभी फ्री नहीं है। द इक्विविकल एंड एरोनिकल अनस्टेबल वर्ल्ड व्यू ऑफ द ऑथर। अब आपको ना क्या होगा, हमेशा जब ये ऐसे स्टेटमेंट होंगे ना, बहुत रिलेटेबल से लगेंगे आपको, पर आपको वन ऑफ द बेस्ट चूज करना है। द इक्विविकल, इक्विविकल का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव, जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, वो आगे आगे चीज ड्रैग होती रहती है। एंड एरोनिकल, अनस्टेबल वर्ल्ड व्यू ऑफ द ऑथर। अनस्टेबल वर्ल्ड व्यू ऑफ द ऑथर के बारे में हमने बात नहीं करी, ठीक है? The material conditions that determine the production and reception। material condition determine the production and reception, इसके ऊपर बात नहीं करता है। ये तो एक मार्क्सिस्ट वाला व्यू आ गया, प्रोडक्शन रिसेप्शन, है ना? material condition, the interpretation bestowed by the totalizing critiques। नहीं, ऐसा नहीं। इन चीजों के अगेंस्ट है ये, इन चीजों के अगेंस्ट है ये, पर क्वेश्चन क्या है? argue that texts are never free from डिस्टॉर्शन इनहेरेंट इन द रेटोरिसिटी ऑफ लैंग्वेज। यार किससे टेक्स्ट लिखी गई है? लैंग्वेज से लिखी गई है। और लैंग्वेज में क्या है? रेटोरिसिटी है ना? लैंग्वेज किससे बनी है? मेटाफर से बनी है। तो मेटाफर क्या है? रेटोरिकल वे है ना चीजों को बताने का, घुमा फिरा के चीजों को बताना रादर देन डायरेक्टली, है ना? कि यू आर लाइक दिस, राम इज अ लायन, है ना? एलेगरी के साथ
चीजों को बहुत ही एक सजा धजा के चीजों को कहना, रादर देन सेइंग देम डायरेक्टली, वेरी डेकोरेटिव लैंग्वेज के साथ हम चीजों को बोलते हैं, उससे क्या होगा, उससे आपका जो मीनिंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, आप एग्जैक्ट मीनिंग तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसके ऊपर ही आर्ग्यू करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर इज करेक्ट, यहाँ पे कौन कौन सी पेयर करेक्ट है। ए आर रिचर्ड्स ने आर्केटिपिकल लिखा है, अरे नहीं भाई। क्रिस्टोफर फ्राई मिस्टिसिज्म नहीं। जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही तो आपके लिए इजी था, तो आपने आई थिंक जान भी लिया होगा। टेरिए गिल्टन किससे जुड़े हैं, मार्क्सिस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं इनको, टेरी गिल्टन को मार्क्सिज्म के अंदर पढ़ते हैं। आर्केटिपिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, अब मेंशन हो गया, देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि लिटरेरी थ्योरी में जितनी थ्योरीज है ना, वो एक डिफरेंट एंगल है किसी भी चीज को पढ़ने के, समझने के, जानने के। मार्क्सिज्म की दृष्टि से, एंगल से हम चीजों को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्लास के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हायर क्लास कैसे पोर्ट्रे हुई है, लोअर क्लास कैसे पोर्ट्रे हुई है। फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मेन और वुमेन के रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, आर्केटिपिकल में देखेंगे तो क्या देखेंगे, मिथ्स को, रेकरिंग मिथ्स को, आर्केटाइप्स को देखेंगे, सिंबल्स पे फोकस करेंगे, इमेजेस पे फोकस करेंगे, कैरेक्टर टाइप्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, इन चीजों को हम मेन फोकस में रखेंगे जब हम आर्केटाइप्स की बात करेंगे। मिथ्स आपकी ऐसी चीजें हैं जिसको आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसे कि गॉड है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ठीक है, कभी आपको गुरु, इफ दे एवर स्लैप यू, स्कूल में किसी आपके टीचर ने आपको मारा या कुछ कहा, सही गलत हुआ, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, भाई गुरु है, गुरु ने कुछ भी कहा, आप उसे टाल नहीं सकते, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु को वो पदवी दी है थ्रू द मिथ्स। ठीक है, गीता में उसका वर्णन हुआ है, रामायण में वर्णन हुआ है, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उन चीजों को कि क्या है, ऐसा क्यों है, गॉड ऐसा क्यों है, माता पिता की को ये पोजीशन क्यों दी गई है सोसाइटी में, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते चीजों को, वो मिथ्स है। जैसे कि अच्छाई है, बुराई है, जन्म है, मृत्यु है, आप इन चीजों को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इन चीजों को ऐसे क्यों देखा जाता है, ये मिथ्स है, अनक्वेश्चनेबल है। और उनकी, उनसे जो एक फीलिंग आती है ना, वो सारे में एक ही है। डेथ एक अमेरिका में रह रहे आदमी को भी आएगी, डेथ इंडिया में रह रहे आदमी को भी आएगी। ठीक है, अच्छाई इंडिया में भी है, अच्छाई अमेरिका में भी है, बुराई, अच्छाई बुराई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे में सेम है। विलन है, हीरोज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें जो हर जगह पाई जाती हैं, रेकरिंग, देख रहे हो। तो ये चीजें, इन चीजों पे आप फोकस करते हो, एज एक्नॉलेज फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये। और 1934 में क्या है, क्लासिकल स्कॉलर मॉड बॉटकिन ने एक बुक पब्लिश की, आर्केटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री। तो ये आपको याद रखनी है कि आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है। ठीक है जी, जंग इज वन ऑफ द मेन थियरिस्ट ऑफ द आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म। नॉर्थअप फ्राई एक इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, इनका एक बहुत फेमस जो वर्क है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ द क्रिटिसिज्म। ठीक है, and Fry's work helped to displace the new criticism. New criticism एक theoretical approach है ना, आप लिटरेरी टेक्स्ट को उसके थ्रू एनालाइज करते हो, कि आप मेनली उस पर फोकस करते हो कि बुक का कंटेंट क्या है, रादर देन कि क्यों लिखा है, किसने लिखा है। इस अप्रोच को इनकी बुक ने एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या किया था, रिप्लेस किया था, डिस्प्लेस किया था। इतना अच्छा इनका ये वर्क था। और इसमें क्या किया इन्होंने, जो आपके 4 जॉनर्स है ना, उनको अलग अलग 4 सीजन के साथ अलाइन किया है, कि आपका जो कॉमेडी है वो आपका स्प्रिंग की तरह है, रोमांस में आपके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं समर की तरह, ट्रेजेडी आपकी ट्रेजिक है ऑटम की तरह, जहाँ पे आपके जो फ्लावर्स ब्लूम हुए होते हैं समर में वो झड़ जाते हैं, दे फेल डाउन। एंड सटायर इज लाइक अ विंटर, जहाँ पे चीजें आपको चुपती हैं, दे आर सो कोल्ड, right? There is no warmth in it as summer heat has. ठीक है, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या है, एक डिफरेंट एंगल है चीजों को देखने का, समझने का। हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से चीजों को देखते हैं। ठीक है, उनके डिजायर्स के थ्रू, के कैरेक्टर का क्या डिजायर है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके थ्रू हम टेक्स्ट को समझते हैं। ये साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है। मैं आपको बोला ना कि थ्योरी में जितनी थ्योरीज हैं वो एक डिफरेंट एंगल्स हैं। साइकोलॉजिकल में साइकोलॉजिकली चीजों को समझा जाएगा, डिजायर्स, ड्रीम, थॉट प्रोसेस, ये सब चीजों पे फोकस होता है। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेक्स्ट के अंदर है। क्यों, जो टेक्स्ट है वो किससे बनी है,
ये कहाँ बातें होती हैं? ये डीकंस्ट्रक्शन में बातें होती हैं, ये डीकंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी हुई एक सीरीज़ है हमारी, तो यही इसका राइट आंसर भी है कि जो देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये आपकी कोट है किसकी? जैक्स देरिडा ने ये कहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट है वो किससे बनी है? वो लैंग्वेज से बनी है और लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग आता है वो कहीं बाहर से नहीं आता है। वो उस स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में देखते रहते हैं, ठीक है? वो आगे से आगे उसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं बोल रहा था कि वो एप्पल से फ्रूट पे बात चली गई, फ्रूट से वो विटामिन्स और प्रोटीन पे बात चली गई। अब कोई थर्ड एंटिटी नहीं है जो उन वर्ड्स को मीनिंग देगी। मीनिंग्स उनके ही अंदर है, पर हम उसको क्या है रीइंटरप्रेट करते रहते हैं, रीइंटरप्रेट करते रहते हैं, रीइंटरप्रेट करते रहते हैं। सो देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर ही मीनिंग है। क्यों? क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट है वो किसी आउटसाइड मीनिंग को लेके नहीं बनी है। आपकी टेक्स्ट बनी है लैंग्वेज से, ठीक है? और लैंग्वेज कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है जो उस बुक के अंदर क्या है इम्ब्यूडेड है। तो इसीलिए आपकी जो बुक है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड द टेक्स्ट, ठीक है? और अब ज्यादा इसमें सोच समझने में लगना है, आपने सीधा सा ये कोट याद रखना है, ठीक है? जो आपका टीचर होता है ना, वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है, जो वो चीजें ज्यादा पढ़ लेता है। जैसे कि मैंने चीजें ज्यादा पढ़ ली, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उड़ेल दूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बैक करूं इन चीजों से, rather than just bombard you with all these philosophical ideas. New historicist attempt to situate the artistic, मैंने आपको बताया कि क्या दिखता है न्यू हिस्टोरिसिस्ट, ये इसका मेन टॉपिक है। मिशेल फूको और ग्रीन बोल्ट इसके मेन थेरिस्ट है। 1980s में आपकी ये अप्रोच डेवलप हुई, ठीक है? ये क्या बोलता है? ये मूव अवे करता है टेक्स्ट सेंटर्ड बुक से, जो बोलती है कि कंटेंट ही सब कुछ है। पर न्यू हिस्टोरिज्म क्या बोलता है कि आपको अगर एक बुक को समझना होगा तो आपको उसके सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखना होगा। आप बिना उसको देखते हुए एक बुक को नहीं समझ सकते। ये मतलब है न्यू हिस्टोरिसिज्म का, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? अच्छी बात है। अब चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, के सबसे पहला कौन सा स्कूल आया, उसके बाद कौन सा स्कूल आया, हम इन चीजों को यहाँ पे देखेंगे। तो न्यू क्रिटिसिज्म आपका सबसे पहले आया। न्यू क्रिटिसिज्म का आपका जो बिगिनिंग हो गई थी, आपकी इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी ना टीएस इलियट ने, उसमें वो क्या बोलता है? उसमें वो ये बोलता है कि हमें इमोशंस को बीच में नहीं लेके आना है, हमें खाली एक मैसेज को डिलीवर करना है, दैट द यू नो योर व्हाट यू सेड, योर ऑथर क्या है? एक वेसल है, एक मीडियम है, एक मैसेज को कन्वे करने का एक दूसरी एंटिटी को, ठीक है? तो वो कंटेंट पे फोकस करता है। तो वो टीएस इलियट के टाइम पे सबसे पहले आपकी चीज आ गई थी। फिर स्ट्रक्चरलिज्म आपका आया किसके साथ? स्ट्रक्चरलिज्म आपका आया क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस के साथ, एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, और आपके सॉश्योर के साथ, ठीक है? स्ट्रक्चरलिज्म वाज बॉर्न। फिर स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो जिसमें कि हमने देखा डिकंस्ट्रक्शन को। फिर आपका आया रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, कि यहाँ पे बुक को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडर रिस्पॉन्स। क्यों? बुक किसके लिए लिखी गई है? बुक एक रीडर के लिए लिखी है, वो डेस्टिनेशन है। अब जिस तरह से रीडर उस चीज को समझेगा वही उसका फाइनल मीनिंग हम मानेंगे, क्योंकि अंततः मंजिल तो उस बुक की वही थी, दैट वाज द फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज वेयर वी वांट टू टेक अवर बुक, कि मैं एक किताब लिखूं और उसे एट द एंड एक रीडर समझे। अब जिस तरीके से वो रीडर ने समझ ली, वही उसका जो है मीनिंग फाइनल होगा, क्योंकि मंजिल तो वही थी, दैट वाज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द बुक, ठीक है? तो इस तरह से इसका एक सीक्वेंस बना है। और ये थ्योरीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता लूंगा, क्योंकि मैंने 4 थ्योरीज यहाँ पे हमने देखी, न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इनसे जुड़े हुए कौन से मेन थ्योरिस्ट हैं, क्या ये थ्योरीज हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया, 2-3 के बारे में आप जानते हैं, बाकी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? तो लिंग्विस्टिक थ्योरीज ऑफ द फर्डिनेंड दे सॉशर, यहाँ से आपका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ किसका? स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन हुआ। स्ट्रक्चर पे है ना, स्ट्रक्चर पे बेस्ड है आपकी लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चरलिज्म आपका यहाँ से बना। Structuralism challenged the belief that work of literature reflected in given reality. Instead, a text was constituted of the linguistic convention and situated among the other text. आपको समझ आया क्या बात लिखी गई है? लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म ने चैलेंज किया इस बिलीफ को कि जो आपका वर्क ऑफ लिटरेचर है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है गिवन रियलिटी को, कि वो उस चीज को बताता है। जो आपका लिटरेचर है ना, वो आपको बता रहा है एक जो जो एक पिक्चर है ना समाज की, वो आपको बता रहा है। पर टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट क्या है? आपका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना, उससे बनी हुई है वो चीज,
ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को आपको समझना है, तो आप उसको कैसे समझोगे? थ्रू रेफरेंस, ठीक है। वो कभी भी आपको रियलिटी नहीं बता सकता, एग्जैक्ट रियलिटी। आपकी सबकी अपनी अपनी एक रियलिटी है, अपने अपने बेसिस पे आप चीजों को समझते हैं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस वॉज एन इंपॉर्टेंट चैंपियन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। रोमन जैकॉब्सन भी इससे रिलेटेड है। नॉर्थर फ्राई ने भी, he also tried to add the structuralist nuances to his archetypical theory, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म आपका ये है, इस तरह से है। फिर आपका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी लुइस रोजनब्लैट लेके आए थे। ही इज द फर्स्ट वन, शी इज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग आउट दिस थ्योरी। फिर आपके वॉल्फगैंग आइजर भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और क्लासिक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जो मेन क्रिटिक हैं वो आपके नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, वॉल्फगैंग आइजर, हेंस, रॉबर्ट जॉस, ठीक है। तो ये आपके मेन थियरिस्ट हैं इससे जुड़े हुए। फिर आपके न्यू क्रिटिसिज्म में जॉन क्रो रैनसम है 1941। न्यू क्रिटिसिज्म नाम का इन्होंने बुक पब्लिश किया था, यहीं से आपका न्यू क्रिटिसिज्म की ये इस टर्म के साथ ये आपका शुरू हुआ। इसके जो फोर फादर्स थे वो तो आपके टी.एस. इलियट थे ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल वर द क्रिटिकल एसे ऑफ द टी.एस. इलियट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हेमलेट्स प्रॉब्लम, ठीक है। वो सब तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। आई रिचर्ड्स ने मेन इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है। क्लिंट ब्रुक्स आपके मेन जो है थियरिस्ट हैं। जॉन क्रो रैनसम, डब्ल्यू के येमसेट, इनके नाम आपने याद रखने हैं। ये न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। हम जब न्यू क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इन चीजों को भी हम मेंशन वहां पे करेंगे, पर ये मैंने लिख लिया चीजें क्योंकि इनका भी पता आपको होना चाहिए। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट किसका है? फिर से ये रिपीट हुआ है, जैक्स देरिडा का है, ठीक है। विक्टर श्क्लोवस्की आपके रशियन फॉर्मुलिस्ट है। रोलैंड बार्थेस आपका स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। फर्डिनेंड सोशर आपके एक मेन जो है स्ट्रक्चरलिज्म के जुड़े हुए, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस स्ट्रक्चरलिज्म, जो आपका मूवमेंट है और जो थियरी है ना, उसके फादर हैं ये मेनली। सो जो कंप्लीट आपका टर्म है, जो ये आपका ये कोट है, वो है कि there is nothing outside the text means that everything like text can be interpreted multiple ways and is never a pure signifier of the signified, ठीक है। ये आपका इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि there is nothing outside the text, और क्यों नहीं है। like text can be interpreted multiple ways, ठीक है, and is never a pure signifier of the signified, कि कभी भी हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता किसी भी वर्ड का, वो आगे से आगे चीजें चली रहती हैं, ठीक है। तो वो चीज आपके टेक्स्ट के ही अंदर है, वो बाहर नहीं है, हम उसे बार बार इंटरप्रेट करते रहते हैं। Which of the following is Jacques Derrida's epigraph to his structure, sign and play in the discourse of the human science 1966? एपिग्राफ होता है आपका एक नोट होता है, जब आपकी बुक स्टार्ट होती है ना, तो एट द बिगिनिंग में एक कोट होता है, एक नोट होता है, उसे हम एपिग्राफ कहते हैं। इन्होंने वहां पे मिशेल मोंटेग्ने के वर्ड्स को लिखा है, वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स। तो ये कोट वहां पे एज एपिग्राम इन्होंने यूज किया है अपनी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज जैक्स डेरिडा's वर्क रिसीव्ड फ्रॉम क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनालिटिकल फिलोसोफर्स, हु बिलो वाज क्रिटिक ऑफ डेरिडा? जॉन सर्ले, he is the one. Paul Dayman was his fellow guy or his friend, famously known for these works: Blindness and Insight, Allegories of Reading 1979, Rhetoric of Romanticism 1984, and Aesthetic Ideology का भी इनका एक कॉन्सेप्ट है, Aesthetic Ideology, ठीक है। आइडियोलॉजी किसका है? ये आपका है पॉल देमन का, तो ये आपने याद रखना है। जेन फ्रैंकोइज लियोटार्ड, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एक
इंपॉर्टेंट क्रिटिक है ये। इनकी एक जो फेमस जो टर्म है वो है लिबिडिनल इकोनॉमी। लिबिडो आपको पता है, जो हमारे अंदर एक सेक्सुअल ड्राइव काम करता है, जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर। ये ये कहते हैं कि जो एक इकोनॉमी है ना, वो लिबिडो के ऊपर भी रन करती है। ठीक है, वो कैसे रन करती है कि आपकी जो सेंसुअल एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी जो ड्रीम्स है, और आप जिन चीजों से आपको प्लेजर मिलता है, उन चीजों को इंट्रीग किया जाता है ना, उन चीजों को हुक किया जाता है बाय मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और एंड देन यू हैव द अर्ज टू बाय दोज थिंग्स। तो उसके ऊपर भी आपकी जो इकोनॉमी रन करती है। कोई भी प्रोडक्शन किसी चीज का हो रहा है, वो इसीलिए भी हो रहा है बिकॉज समबडी हैज अ डिजायर टू बाय इट। ठीक है, और उस डिजायर को इंस्टिगेट किया जाता है ना, फ्यूल ऐड किया जाता है थ्रू दी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, ताकि वो चीज ज्यादा बिके। तो दिस इज व्हाट ये लिबिडिनल इकोनॉमी ही सेज, refers to the way in which desire and pleasure are organized and exchanged within the society। और एक इनका जो मेन वर्क भी है और कॉन्सेप्ट भी है, वो है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन से नहीं है, पर डीकंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चंस आपके जो कुछ टर्म्स और थियोरिस्ट पूछे गए, तो आई थॉट दैट आई शुड ऐड देम। फिर है विच फ्लेमिश पोइट इज जैक्स डेरिडा रिलेटेड टू। ठीक है, कौन से एक फ्लेमिश पोइट से ये रिलेटेड है? जैन वेन बियर्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। आपसे ये मैचिंग द पेयर्स में भी आ सकता है। ठीक है, कि एक जगह आपको दे दिया जैक्स डेरिडा और दूसरी जगह आपको दे दिया जैन वेन बियर्स, मैच द फॉलोइंग, उस तरह से भी। तो ये आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जैक्स डेरिडाज वर्क? ऑफ स्पिरिट, हेडगर एंड द क्वेश्चन, मैंने आपको कहा कि जो आपकी डीकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी है वो हेडगर से आई है। ठीक है, ही इज द वन, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर टू टॉक अबाउट द फेनोमेनोलॉजी, जो कि स्टडी है अबाउट द वे वी एक्सपीरियंस थिंग्स, है ना। ट्रांसेंडेंस ऑफ ईगो, कि इनका वर्क नहीं है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनका वर्क है, एंड वर्क ऑफ मॉर्निंग भी इनका ही वर्क है। सेकंड वन इज नॉट द वर्क ऑफ द जैक्स डेरिडा। अब ये वर्क कब कब पब्लिश हुए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1967 में ये वर्क आया। और ऑफ ग्रामेटोलॉजी में इन्होंने सबसे पहले अपने आइडिया डिकंस्ट्रक्शन को जो है डिस्कस किया। और यहाँ पे इनका एक कोट है जो इन्होंने सोशियो से लिया है कि लैंग्वेज एंड राइटिंग आर टू डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ साइन, द सेकंड एग्जिस्टेंस फॉर द सोल पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट। सेकंड वन का जो राइटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? रिप्रेजेंट करना पहली चीज को। ठीक है, किसको? जो कि लैंग्वेज है। राइटिंग लैंग्वेज को ही तो रिप्रेजेंट करती है, तो ये चीज कही है। ऑफ स्पिरिट, हेडगर इन क्वेश्चन, ये जैक्स डेरिडा का लेक्चर था 1989 में, ये बुक आपकी पब्लिश हुई, ये आपको याद रखना है। ट्रांसेंडेंस ऑफ ईगो, सार्त्री की इंटेंस एंगेजमेंट विद द फिलोसफी ऑफ एडमंड हसल, द फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी, ये इनका वर्क है, केम इन द 1936। और तो हसल के विजन और जो फेनोमेनोलॉजी है उस पे ये वर्क लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कब वर्क पब्लिश हुआ। ठीक है, ओके, सार्त्री ने ये वर्क लिखा है, 1936 में आकर पब्लिश हुआ है। ठीक है, दरिदा का एक वर्क है द वर्क ऑफ मॉर्निंग, द डीपली पर्सनल फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स इमोशंस, यू नो विच एक्सपीरियंस, जब आपको दुख होता है तो आप किस तरह का फील करते हो, मॉर्न करते हो द लॉस और डेथ ऑफ समवन। ठीक है, सो हाउ दैट फीलिंग इज, उस चीज को एग्जामिन किया है इन्होंने इसमें, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो ये चीजें हैं, ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। और we'll meet you in the next video, and so okay, I hope you learned something from this video. If you really liked it, so please let me know in the comment section below. Happy learning.